सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत है फिर से आपका गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की दुनिया में। डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं अपन। इस इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अपन ने चर्चा की थी डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। पार्ट नंबर 2 में अपन ने पढ़ा डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। पार्ट नंबर 3 के अंदर अपन ने पढ़ा कौन कौन से डाइजेस्टिव जूस होते हैं। और पार्ट नंबर 4 अपना चल रहा था जिसके अंदर अपन डिस्कस कर रहे थे टर्मिनोलॉजी। उसी को आगे बढ़ाते हैं अपन। तो पार्ट नंबर 4 में टर्मिनोलॉजी में 2-4 टर्म हैं जो बाकी हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बता दिया था इंजेशन का मतलब क्या होता है, चेविंग, मैस्टिकेशन और मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब क्या होता है, सोलोइंग का मतलब क्या होता है, केमिकल डाइजेशन का मतलब क्या होता है, पेरिस्टाइलिक मूवमेंट क्या होते हैं, प्रोपल्सन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है और एक्सक्रीशन क्या होता है। ये सारे के सारे वर्ड का बेसिक मतलब मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा एक आध वर्ड और आते हैं इसमें, उन वर्ड के बारे में अपन चर्चा करें। जैसे एक वर्ड आता है जिसके बारे में काफी कुछ नॉलेज है आप साथियों को, इट इज द मेलेना। मेलेना। इसके अलावा और अपन बात करें तो ये पैथोलॉजिकल वर्ड हैं जो डिसऑर्डर के अंदर डिस्कस होने वाले हैं, हेमेटोचेजिया। इसके अलावा हेमेटमेसिस। लगभग आप सारे के सारे साथियों को इनका अर्थ पता है। देखो, मेलेना का मतलब होता है ब्लड इन स्टूल। स्टूल के अंदर ब्लड का प्रेजेंट होना मेलेना कहलाता है। हेमेटोचेजिया का मतलब भी होता है ब्लड इन स्टूल। स्टूल के अंदर ब्लड का प्रेजेंट होना हेमेटोचेजिया कहलाता है। हेमेटेमेसिस वर्ड का मतलब होता है ब्लड इन वॉमिटिंग। वॉमिटिंग के अंदर ब्लड आना हेमेटेमेसिस कहलाता है। यहां अपन बात करें मेलेना और हेमेटोचेजिया में क्या अंतर है। अगर किसी इंसान में लार्ज इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है तो लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी तरह का लीजन बनेगा और वहां से ब्लडिंग होगी तो फ्रेश ब्लड आएगा स्टूल में। और यदि स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडीनम में, जेजुनम में, इलियम में किसी भी तरह का लीजन होगा तो वहां से जो ब्लड निकलेगा वो ओल्ड ब्लड होगा, थोड़ा सा ज्यादा डार्क होगा या ब्लैकिश होगा। तो यदि स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लडिंग हो रही है तो जो ब्लड स्टूल के अंदर प्रेजेंट है उसको अपन नाम देते हैं मेलेना। यानी मेलेना का मतलब ब्लड इन स्टूल हो गया, परंतु कैसा ब्लड प्रेजेंट होगा, यहां पर आंसर है ओल्ड ब्लड प्रेजेंट होगा। कैसा ब्लड प्रेजेंट होगा? ओल्ड ब्लड प्रेजेंट होगा। हेमेटोचेजिया का मतलब है ब्लड इन स्टूल, परंतु यहां पर जो ब्लड प्रेजेंट होगा दैट इज द फ्रेश ब्लड। अच्छा, फ्रेश ब्लड यदि स्टूल के अंदर प्रेजेंट है तो कॉमन सेंस वाली बात है कि ब्लडिंग कहां पर हो रही है। आंसर दे सकते हैं अपन लार्ज इंटेस्टाइन में हो रही। तो लार्ज इंटेस्टाइन में ब्लीड होने से डेवलप होता है हेमेटोचेजिया। और स्मॉल इंटेस्टाइन में यदि ब्लीडिंग हो रही है तो ओल्ड ब्लड बाहर आएगा जिसको अपन नाम देते हैं मेलेना। तो मेलेना और हेमेटोचेजिया में अंतर हो गया। आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, द ओल्ड ब्लड प्रेजेंट इन स्टूल which is called as melena is due to the bleeding in small intestine और large intestine। यानी मेलेना जो डेवलप होता है उसका कारण है ब्लीडिंग हो रही है कहां पर, स्मॉल में या लार्ज में। तो आंसर देंगे आप स्मॉल इंटेस्टाइन से यदि ब्लीडिंग होती है तो डेवलप होगा मेलेना, लार्ज इंटेस्टाइन में होती है तो होगा हेमेटोचेजिया। और यदि वॉमिटिंग में ब्लड आता है, यदि वॉमिटिंग में ब्लड आता है इसको अपन नाम देते हैं हेमेटेमेसिस। व्हाट इज द हेमेटेमेसिस? इट इज द ब्लड इन वॉमिटिंग। एक इससे मिलता जुलता वर्ड होता है हेमेप्टिसिस। हेमेप्टिसिस जो आपने रेस्पिरेटरी में सुना होगा, दैट इज द ब्लड इन स्पूटम। स्पूटम के अंदर ब्लड प्रेजेंट होना हेमेप्टिसिस कहलाता है। आगे बढ़े अपन। देखिए, अपने जीआईटी के अंदर 2 बेटर तरह के रिफ्लेक्स होते हैं, 2 नहीं अपन 3 की बात करें। पहला रिफ्लेक्स तो होता है
जब अपन खाना खाते हैं या एक छोटा बच्चा है जो मिल्क ले रहा है, ब्रेस्ट फीड कर रहा है या बोतल फीडिंग कर रहा है, तो बहुत सारी एयर भी स्वेल हो जाती। अपन खाना खा रहे हैं, अपन एयर को अंदर ले जाते हैं, तो देखें किस तरह का रिफ्लेक्स काम करता है, समझें आप इसको। आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने के दौरान एयर आपके स्टोमक में आ गई, फिर आप खाना खा लिया आपने, ये आपका फूड हो गया। उसके बाद आप पानी पीते हैं, तो बहुत बार ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये खाना बॉटम में आ जाता है और यहां जो एयर आई है वह बाहर निकल जाती। तो ओरल कैविटी के द्वारा स्टोमक में भरी हुई एयर को बाहर निकालना, अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं आप सभी साथियों को भली भांति मालूम है। मेडिकल टर्म क्या इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट इज रिगार्डेड एज बेल्चिंग। इट इज रिगार्डेड एज बेल्चिंग। शुद्ध हिंदी में बोले तो खाने के बाद जो आपको डकार आती, देखें डकार आने से आपको कुछ रिलैक्सेशन का अनुभव होता है। रिलैक्सेशन का अनुभव इसी वजह से होता है कि पहले स्टोमक में एयर ट्रैप हो गई थी, डकार आने के द्वारा या बेल्चिंग के द्वारा वह एयर आपने बाहर निकाल दी और जो आपका फूड है वह स्टोमक के बॉटम तक रीच कर गया, तो एक रिफ्लेक्स तो होता है बेल्चिंग। उसके अलावा यहां के बाद स्टार्ट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं बैक्टीरिया। यह जो कॉलोनिक बैक्टीरिया होते हैं यह अपने बचे हुए सबस्टेंस को खाते हैं और बचे हुए सबस्टेंस को इनके द्वारा खाया जाएगा, तो यहां पर बहुत सारी गैसेज का प्रोडक्शन होगा और ये जो गैसेज का प्रोडक्शन होता है यह वाया एनस बाहर निकल जाता है। वाया एनस बाहर निकल जाता है और इसका नाम भी आप भली भांति जानते हैं, इसको अपन नाम देते हैं फ्लैटस। अब हिंदी में बताने की आवश्यकता नहीं है आपको, फ्लैटस के नाम से ही याद रख लें आप। यानी एनस के द्वारा गैसेज का, एयर का बॉडी से बाहर निकलना, दैट इज द फ्लैटस। और ओरल कैविटी वाया माउथ इनका बाहर निकलना क्या कहलाता है, बेल्चिंग। देखें दोनों ऐसे शब्द हैं जिनसे खुद इंसान को तो काफी आराम मिलता है। एनस से गैस निकल जाए तो भी हल्का महसूस करता है, ओरल कैविटी से निकल जाए तो भी रिलैक्स महसूस करता है। और रिलैक्स महसूस करता है क्योंकि जो एयर है वह जीआईटी में ट्रैप है, वो बाहर निकल रही है। यानी खुद के लिए तो काफी सुखदायी होते हैं ये दोनों काम, और अगल बगल में कोई बैठा हुआ हो तो काफी दुखदायी होते हैं। ये आपको भली भांति पता है कि अपन करें तो बेटर होता है, दूसरा करे तो फिर अंदर से कुछ अलग ही भाव निकलने लग जाते हैं। तो ये दो रिफ्लेक्स होते हैं। इसी तरह के रिफ्लेक्स रेस्पिरेटरी में होते हैं, बोले तो स्नीजिंग छींकना और कफिंग, वहां भी किसी तरह के फॉरेन पार्टिकल को बाहर निकाला जाता है। तो जीआईटी में गैसों को बाहर निकालने के लिए दो शब्द अपन इस्तेमाल करते हैं, वन इज द बेल्चिंग ओरल कैविटी से और वन इज द फ्लैटस बोले तो वाया एनस। एक और रिफ्लेक्स की अपन बात कर सकते हैं, आप सारे साथी उससे भी परिचित हैं, सभी को हिचकी आती है। बताएं आप सभी को हिचकी आती है, क्यों आती है आपको हिचकी, बोले तो हिकअप। क्यों आती है आपको हिचकी, यदि इस पर अपन चर्चा करें। अच्छा ये तो सभी जानते होंगे कि सर हिचकी आती है और हिचकी चली भी जाती, कि पुरानी मान्यताओं में हम मानते हैं कि कोई याद कर रहा है और उसका नाम आते हिचकी चली जाती। तो देखिए हिचकी आने का कारण भी गैस्ट्रिक अपसेट होता है। एक कॉमन सा मैनेजमेंट करते हैं, जब भी अपन को हिचकी आ रही है तो पानी पी लेते हैं और 90% हिचकी पानी पीने के बाद चली जाती है। देखें यहां स्टोमक है, या ये जो डायग्राम बनाया है दैट इज द डायफ्राम, ये डायफ्राम है। इसको सप्लाई करने वाली नर्व का नाम होता है फ्रेनिक नर्व। इसको सप्लाई करने वाली नर्व का नाम होता है फ्रेनिक नर्व। मान के चलें स्टोमक में किसी भी तरह का अपसेट है, अपसेट होने का परिणाम यह होता है कि स्टोमक का शेप, फॉर एग्जांपल के लिए गैस्ट्राइटिस हो रखा है तो इसका साइज बड़ा हुआ है, या गैस्ट्रिक अपसेट जब भी है तो स्टोमक का थोड़ा बहुत साइज में वेरिएशन होता है, तो यह डायफ्राम को टच करता है और डायफ्राम को टच करेगा तो फ्रेनिक नर्व इरिटेट होगी। डायफ्राम को टच करेगा तो फ्रेनिक नर्व इरिटेट होगी, जिससे डायफ्राम के मूवमेंट होते हैं, जिससे डायफ्राम के मूवमेंट होते हैं।
और उसी मूवमेंट को अपन किस नाम से जानते हैं? हिकअप के नाम से जानते हैं। जब आप पानी पी लेते हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका स्टोमक की पोजीशन ये हो रखी है, आपने पानी पी लिया, पानी पीने के बाद वापस से स्टोमक की शेप में परिवर्तन आ गया, तो बताओ हिचकी बंद हो जाती है? पानी पीने के बाद हिचकी क्यों बंद हो जाती है? पानी आपने पिया, वो स्टोमक में गया और स्टोमक की पोजीशन या पोस्चर में थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है, जिससे फ्रेनिक नर्व का इरिटेशन बंद हो जाता है। यानी नॉर्मली हिचकी में होता क्या है कि फ्रेनिक नर्व इरिटेट होती है स्टोमक की वजह से। आप स्टोमक को वहां से हटा दो तो इरिटेशन बंद हो जाएगा, हिचकी आना बंद हो जाता है। तो ये नॉर्मल से वर्ड हो गए। हिचकी अपन को क्यों आती है, बेल्चिंग क्या होती है, फ्लैटस क्या होता है, इन सब का मतलब आपको समझ में आ गया। उसके अलावा अपन बात करें और एक आध एबनॉर्मल टर्म, टेनेस्मस। टेनेस्मस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेनेस्मस? इसका मतलब होता है पेनफुल डेफिकेशन। यदि डेफिकेट करने के दौरान इंसान को पेन हो रहा है, इसके लिए अपन पर्टिकुलर शब्द इस्तेमाल करते हैं टेनेस्मस। तो व्हाट इज द टेनेस्मस? डेफिकेशन के दौरान किसी भी तरह का पेन होना टेनेस्मस कहलाता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, बोर्बोरिग्माई। बोर्बोरिग्माई, देखें शुद्ध हिंदी में बात करूं तो बहुत बार अपन चर्चा करते हैं कि पेट में गुटुर गुटुर हो रही है। तो ये जो गुटुर गुटुर हो रही है, क्या हो रहा होगा? या तो फ्लूइड का मूवमेंट हो रहा होगा, या तो फ्लूइड का मूवमेंट हो रहा होगा, या फिर एयर का मूवमेंट हो रहा होगा। तो ये जो पेट में गड़बड़ी के दौरान साउंड प्रोड्यूस होती है, इस पर्टिकुलर साउंड को हिंदी में अपन बोले गुटुर गुटुर वाली जो साउंड होती है, इसी को नाम देते हैं बोर्बोरिग्माई। आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ए रंबलिंग और गार्गलिंग साउंड। आया हुआ क्वेश्चन है ए रंबलिंग और गार्गलिंग साउंड इन जीआईटी और डाइजेस्टिव सिस्टम। गार्गलिंग साउंड इन जीआईटी और डाइजेस्टिव सिस्टम किसकी वजह से पैदा हो रही है ये साउंड? फ्लूइड के मूवमेंट की वजह से या एयर के मूवमेंट की वजह से? तो फ्लूइड या एयर के मूवमेंट की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम में जो साउंड का प्रोडक्शन होता है, दैट इज द बोर्बोरिग्माई। और पेनफुल डेफिकेशन के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं अपन टेनेस्मस। तो ये कुछ एक वर्ड जो बचे हुए थे, शायद सबका मतलब ये पैथोलॉजिकल वर्ड हैं, इनका मीनिंग आपको समझ में आ गया। मेलेना हो गया, हिमेटोचेजिया हो गया, हिमेटेमेसिस हो गया, उसके अलावा बेल्चिंग हो गया, फ्लैटस हो गया, हिकअप हो गया, टेनेस्मस हो गया, बोर्बोरिग्माई हो गया। तो ये पार्ट नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है, जिसका नाम था टर्मिनोलॉजी। जिसका नाम था टर्मिनोलॉजी। अब अपन पार्ट नंबर 5 पर बढ़ते हैं, जिसका नाम है आपके मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में टोटल कितनी स्फिंक्टर होती हैं और कहां कहां पर उनकी लोकेशन होती है। द टोटल नंबर ऑफ स्फिंक्टर इन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड व्हाट इज देयर लोकेशन। तो देखें कहां कहां पर होती हैं, इसकी चर्चा करें अपन। ओरल कैविटी के बाद आता है ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद है स्टोमक, स्टोमक के बाद जैसा कि आपको पता है ड्यूडीनम, देन जेजुनम, और सबसे लॉन्गेस्ट हिस्सा होता है इलियम। इलियम यहां पर ओपन हो जाती है बोले तो सीकम में, यहीं पर अटैच होती है एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है अपेंडिक्स। फिर ये ऊपर की तरफ जाती है इलियम, जिसको अपन कॉलन बोलते हैं, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, देन डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन, रेक्टम, और लास्ट में अपन बात करें तो एनस। पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कितनी स्फिंक्टर होती हैं, यानी पार्ट नंबर 5 का नाम है स्फिंक्टर्स, स्फिंक्टर्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे अपन ने बात की
टोटल नंबर ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं 3, टोटल नंबर ऑफ डाइजेस्टिव जूस होते हैं 5। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ स्फिंक्टर कितनी होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ स्फिंक्टर कितनी होती है? ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। नंबर कितने होते हैं? 4, 5, 6, 7। तो चलें गिन लेते हैं। सबसे पहले तो बात करें स्फिंक्टर होती क्या है। देखें, स्फिंक्टर मसल की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है जो किसी भी कैनाल या कैविटी को कंप्रेस करने का काम करती है। जैसे मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद मैं लेट गया। अब सोचो, यदि खाना मैंने खाया है वो स्टोमक में है, मैं लेटूंगा तो रिगर्जिटेट होगा। इसका मतलब है स्टोमक में एक बार खाना चला गया तो वापस नहीं आएगा ईसोफेगस में। इसको रोकने वाला कोई पार्ट तो चाहिए, तो मसल की बनी हुई स्फिंक्टर्स इसके ऊपर पाई जाती। स्टोमक से खाना आगे बढ़ गया, ड्यूडिनम में, जेजुनम, इलियम में चला गया, तो यहां से बैक नहीं आना चाहिए। उसको रोकने के लिए मसल की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है जो कैनाल को कंप्रेस करने का काम करती है। इसी को नाम देते हैं अपन स्फिंक्टर। कौन कौन सी स्फिंक्टर होती हैं, चर्चा करें अपन इनके बारे में। देखें, सबसे पहले जो स्फिंक्टर होती है वह ईसोफेगस के अपर पार्ट में होती है। ईसोफेगस के अपर पार्ट में पाई जाने वाली इस पर्टिकुलर स्फिंक्टर को नाम देते हैं अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। इसको नाम देते हैं अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ये पहली स्फिंक्टर है जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होती। किस किस के बीच में विभेद करती है ये? एक बार खाना ईसोफेगस में चला गया तो बैक में नहीं आएगा, उसको रोकने के लिए ईसोफेगस के ऊपर वाले हिस्से में पाई जाती है यह स्फिंक्टर। इसका एक और नाम है क्रीको ईसोफेजियल स्फिंक्टर। इट इज ऑल्सो नोन एज क्रीको ईसोफेजियल स्फिंक्टर। देखें, इसका क्या जनरल सा मीनिंग होता है। क्रीकोइड कार्टिलेज पढ़ी होगी आपने। क्रीकोइड कार्टिलेज के अपर वाली से बैक वाली साइड में होती है, इसलिए इसका नाम क्रीको ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है। जो क्रीकोइड कार्टिलेज है यह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है, तो उसके बैक वाले हिस्से में यह स्फिंक्टर होती है, उस वजह से इसका नाम क्रीको ईसोफेजियल स्फिंक्टर दिया जाता है। तो पहली स्फिंक्टर किस किस के बीच में गैप पैदा कर रही है या किस किस को अलग कर रही है? ओरल कैविटी या फेरिंग्स को और ईसोफेगस को। फेरिंग्स और ईसोफेगस के बीच में पाई जाने वाली स्फिंक्टर का क्या नाम है? आंसर है अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर या क्रीको ईसोफेजियल स्फिंक्टर। आगे बढ़े आप। ईसोफेगस के लोअर पार्ट में यहां पर एक और स्फिंक्टर होती है। ईसोफेगस के लोअर पार्ट में एक और स्फिंक्टर होती है जिसका नाम है कार्डियक स्फिंक्टर। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और पहला ही ऑप्शन इसमें आता है हार्ट। कार्डियक स्फिंक्टर आर लोकेटेड इन। अगर ऑप्शन एक बार ऑप्शन इस तरीके से भी दिए गए थे, कार्डियक स्फिंक्टर आर लोकेटेड इन, ऑप्शन के अंदर था लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस, अपर पार्ट ऑफ स्टोमक, लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस, अपर पार्ट ऑफ स्टोमक, लोअर पार्ट ऑफ स्टोमक, और चौथा है हार्ट। तो बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है तो कार्डियक नाम से गलती होने की पूरी गुंजाइश है। वहां गलती नहीं तो दूसरी गुंजाइश है। कई बार अपन इसको सोच लेते हैं यह स्टोमक का हिस्सा है, जो गलत है। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टोमक, इट इज द पार्ट ऑफ ईसोफेगस। यह ईसोफेगस के लोअर एंड पर पाई जाती। तो ईसोफेगस के लोअर एंड पर पाई जाने वाले स्फिंक्टर का नाम होता है कार्डियक स्फिंक्टर। आगे बढ़े आप। स्टोमक जहां पर एंड होता है, एंड वाले हिस्से का नाम है पाइलोरस। एंड वाले हिस्से का नाम है पाइलोरस। यानी अपन बात करें स्टोमक और ड्यूडिनम के बीच में, स्टोमक और ड्यूडिनम के बीच में भी एक स्फिंक्टर पाई जाती है, और शायद अच्छे से आपको पता है इस पर्टिकुलर स्फिंक्टर का नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। इस पर्टिकुलर स्फिंक्टर को नाम देते हैं अपन पाइलोरिक स्फिंक्टर।
तो ये तीसरी स्फिंक्टर होती है। किस किस के बीच में है ये? स्टोमक और ड्यूडीनम के बीच में। उसके बाद ड्यूडीनम, जेजुनम, इलियम, यहां पर इलियम और सीकम के बीच में भी एक स्फिंक्टर होती है। इलियम और सीकम के बीच में भी एक स्फिंक्टर होती है जिसको अपन नाम देते हैं इलियोसीकल स्फिंक्टर, जिसका नाम है इलियोसीकल स्फिंक्टर। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में पाई जाने वाली इलियम के टर्मिनल एंड पर एक पर्टिकुलर स्फिंक्टर होती है। फूड एक बार सीकम में चला गया तो वापस से नहीं आएगा, वापस से स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं आएगा। इस रिफ्लेक्स को रोकने के लिए इलियम और सीकम के बीच में भी एक स्फिंक्टर होती है जिसका नाम है इलियोसीकल स्फिंक्टर। तो देखें, सबसे पहले अपर ईसोफेजियल, देन कार्डियक स्फिंक्टर, देन पाइलोरिक स्फिंक्टर, देन इलियोसीकल स्फिंक्टर। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में बीच में कोई स्फिंक्टर नहीं होती, एनस पर स्फिंक्टर होती है। तो ये जो एनस के इनिशियल हिस्से पर पाई जाने वाली स्फिंक्टर है, इसका नाम है इंटरनल एनल स्फिंक्टर। इसका नाम है इंटरनल एनल स्फिंक्टर। और एक और स्फिंक्टर होती है जो इसके टर्मिनल पार्ट पर पाई जाती है। एक और स्फिंक्टर होती है जो इसके टर्मिनल पार्ट पर पाई जाती है। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल, इसको बोलते हैं अपन एक्सटर्नल। तो इसका नाम है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। अब काउंटिंग करें आप, कितनी हो गई? सबसे पहले अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, नंबर 2 कार्डियक स्फिंक्टर, नंबर 3 पाइलोरिक स्फिंक्टर, नंबर 4 इलियोसीकल स्फिंक्टर, नंबर 5 इंटरनल एनल स्फिंक्टर और नंबर 6 एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। तो क्वेश्चन यदि मैंने आपसे पूछा था, उसका जवाब मिल गया कि टोटल नंबर ऑफ स्फिंक्टर इन डाइजेस्टिव सिस्टम 4, 5, 6, 7। अब शायद आपको आंसर मिल रहा है टोटल नंबर ऑफ स्फिंक्टर कितनी होती हैं, तो आंसर आपको मिल रहा है 6। परंतु अभी भी यह आंसर अधूरा है। एक और स्फिंक्टर पाई जाती है 7वें नंबर की, वो कहां होती है उस पर भी डील करेंगे। पहले इसको समझो आप। यहां क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा, ओरल कैविटी और ईसोफेगस के बीच में पाई जाने वाली स्फिंक्टर है। आंसर है अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर या क्रीको ईसोफेजियल स्फिंक्टर। नंबर 2, ईसोफेगस और स्टोमक के बीच में पाई जाने वाली स्फिंक्टर है। द आंसर इज कार्डियक स्फिंक्टर। द आंसर इज कार्डियक स्फिंक्टर। स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाई जाने वाली स्फिंक्टर है। आंसर इज पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में कौन सी स्फिंक्टर पाई जाती है? आंसर है इलियोसीकल स्फिंक्टर। और एनस के अपर पार्ट और टर्मिनल पार्ट में कौन सी होती है? तो अपर पार्ट में तो होती है इंटरनल एनल स्फिंक्टर और टर्मिनल पार्ट में होती है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। यहां पर आप गौर करें तो सभी को अपन ने पर्पल कलर से बनाया है, पर सबसे ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली को रेड कलर से बनाया है। सबसे ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली रेड कलर में। सबसे पहले स्फिंक्टर का मतलब होता है किसी भी कैनाल को बंद करने वाली संरचना। इसका मतलब है मसल से मिलकर बनी है। अपने बॉडी के अंदर जो मसल होती हैं, एक होती हैं कार्डियक मसल जो हार्ट में होती है। इसके अलावा 2 तरह की मसल हैं, स्केलेटन मसल और स्मूथ मसल। स्केलेटन मसल और स्मूथ मसल। स्केलेटन मसल होती हैं वॉलंटरी और स्मूथ मसल होती हैं इनवॉलंटरी। यदि आपसे पूछा जाए ये सारी की सारी स्फिंक्टर कौन सी मसल से मिलकर बनी है, स्केलेटन मसल से या स्मूथ मसल से, तो इनिशियली तो आंसर दिमाग में आएगा कि सर स्मूथ मसल से मिलकर बनती हैं, क्योंकि सारी की सारी इनवॉलंटरी कंट्रोल में होती हैं। बट शुरुआती स्फिंक्टर और लास्ट वाली स्फिंक्टर वॉलंटरी कंट्रोल में होती है। इन दोनों को अपन ने रेड से बनाया है क्योंकि ये दोनों बाकी स्फिंक्टर से अलग हैं।
बाकी की जितनी भी स्फिंक्टर हैं ऑल आर कंपोज्ड बाय स्मूथ मसल, सारी की सारी स्फिंक्टर स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती हैं। परंतु अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर की अपन बात करें तो इन दोनों में स्केलेटन मसल होती। देखिए जो निगलने का रिफ्लेक्स है, प्रेशर बढ़ने के साथ ऑटोमेटिकली ऊपर वाला पार्ट ओपन होता है, तो निगलते तो अपन मर्जी से हैं तभी फूड ईसोफेगस में एंटर करेगा, तो ये स्केलेटन मसल से मिलकर बनी। साथ में जो अपन बात करें डेफिकेशन वाला प्रोसेस है, हिंदी में बोले तो प्रेशर बना हुआ है आपका, तो मान के चलें 2-4 मिनट तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपन। वो कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, जब अपन जाते हैं तभी जाकर डेफिकेशन होता है, तो कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर के द्वारा। क्या इस पर कंट्रोल अपन को जन्मजात मिल जाता है? बच्चा पैदा होने के बाद क्या इस पर कंट्रोल होता है? नहीं होता। 3 से 4 साल बाद कंट्रोल आता है। 4 या 5 साल का बच्चा कहने लगता है कि मुझे डेफिकेशन के लिए जाना है। इसका मतलब है 4 से 5 साल लगते हैं इस पर साइकोलॉजिकल कंट्रोल आने के लिए। और यदि कंट्रोल नहीं आ पाए और 5 साल बाद भी बच्चा इनवॉलंटरी स्टूल पास आउट करे, कंट्रोल नहीं आ पाए और 5 साल बाद भी बच्चा इनवॉलंटरी स्टूल पास आउट करे, तो उसको अपन बोलते हैं फंक्शनल एनकॉर्पेसिस। उसको नाम दिया जाता है फंक्शनल एनकॉर्पेसिस। इज दैट क्लियर? तो यहां अपन बात करें टोटल 6 स्फिंक्टर जो डायग्राम में बनाई हुई हैं, टोटल 6 स्फिंक्टर जो डायग्राम में बनाई हुई हैं, इनमें से 4 तो स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती हैं, और सबसे ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली इनमें कौन सी मसल होती है? आंसर है स्केलेटन मसल। आंसर है स्केलेटन मसल। इज दैट क्लियर? इसके अलावा एक और स्फिंक्टर होती है, ये लीवर होता है, ये गॉल ब्लैडर होता है, ये पेनक्रियाज होता है, यहां अपन बात करें बिलियरी सिस्टम अराइज होता है। इसके बाद अपन इसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। लीवर से और गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है मिलकर बना लेती हैं कॉमन बाइल डक्ट। अभी पढ़ेंगे पूरा अपन इसको कॉमन बाइल डक्ट। ये पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से निकलती है पेनक्रिएटिक डक्ट, और ये आपस में मिल जाती है। ये जो डक्ट बनी है इसका नाम है कॉमन हिपैटोपेनक्रिएटिक डक्ट। इसका नाम है कॉमन हिपैटोपेनक्रिएटिक डक्ट, और यह डक्ट ओपन होती है यहां ड्यूडिनम में। कहां ओपन होती है? ये ड्यूडिनम में। और ये जो पर्टिकुलर डक्ट है इसके ऊपर भी एक स्फिंक्टर होती है जो इन दोनों के तीनों के सीक्रेशन को कंट्रोल करती है, और इस पर्टिकुलर स्फिंक्टर का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। इस पर्टिकुलर स्फिंक्टर का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो टोटल अपन बात करें तो जस्ट पहले 6 स्फिंक्टर आपको गिना दी, और एक स्फिंक्टर ऑफ ओडाई और होती है जो कॉमन हिपैटोपेनक्रिएटिक डक्ट के ऊपर पाई जाती है। तो टोटल नंबर ऑफ स्फिंक्टर की अपन बात करें तो 7 हो गई। 7 में से 5 तो इनवॉलंटरी होती हैं जो ऑटोनॉमसली कंट्रोल होती हैं। बोले तो कौन सी मसल पाई जाती होगी उनमें? स्मूथ मसल। और ईसोफेगस में सबसे ऊपर और एनस में सबसे नीचे कौन सी मसल से मिलकर बनी है स्फिंक्टर? आंसर है स्केलेटन मसल से। इज दैट क्लियर? तो ये 5वां पोर्शन कंप्लीट होता है। इस 5वें पोर्शन का नाम है स्फिंक्टर्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो टोटल नंबर ऑफ स्फिंक्टर की बात करें तो 7 हो गई। एक बार फिर से देख लें इन स्फिंक्टर को आप डायग्राम के माध्यम से, फिर से देख लें डायग्राम के माध्यम से। देखिए सबसे पहली वाली स्फिंक्टर ये वाली, सबसे पहली वाली स्फिंक्टर ये, जिसका नाम है अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। उसके बाद देखें सबसे लास्ट वाली, इसका नाम है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। इसके अलावा ईसोफेगस के लोअर पार्ट में और स्टोमक के बीच में ये स्फिंक्टर है जिसका क्या नाम दे रहे हैं अपन? लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, या इसी का नाम है कार्डियक स्फिंक्टर। फिर स्टोमक के लास्ट वाले हिस्से में पाइलोरस के ऊपर ये स्फिंक्टर है जिसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर।
उसके अलावा ये देखें इलियोसिकल वाल या इलियोसिकल स्फिंक्टर, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। उसके अलावा यहां अपन बात करें तो एनस के इनिशियल पार्ट में इंटरनल एनल स्फिंक्टर। उसके अलावा ये देखें लीवर, पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है आपस में मिलती है, तो यहां भी एक स्फिंक्टर होती है जिसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या नाम है इसका? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो देखें टोटल अपन काउंट करें 1 2 3 4 5, ये पांचों तो स्मूथ मसल से मिलकर बनी हैं, और सबसे ऊपर वाली नंबर 6 और सबसे लास्ट वाली नंबर 7 ये कौन सी मसल से मिलकर बनी है? आंसर है स्केलेटन मसल से मिलकर बनी। इज दैट क्लियर? तो ये पांचवा पार्ट कंप्लीट होता है जिसका नाम है स्फिंक्टर्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब अपन आगे डिस्कस करें। इसके बाद पार्ट नंबर 6 स्टार्ट होगा। इस पार्ट नंबर 6 का मीनिंग है नॉर्मल तौर पर ओरल कैविटी से लेकर एनस तक, ओरल कैविटी से लेकर एनस तक का हिस्सा तो एक ट्यूब में जुड़ा हुआ है। लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज ये अलग हैं, परंतु लीवर से जो बाइल निकलता है, गॉल ब्लैडर से जो बाइल निकलता है और पेनक्रियाज से जो पेनक्रिएटिक जूस निकलता है, आखिर खुलता तो वो ड्यूडिनम में ही है, क्योंकि खाना अपन खाएंगे तो स्टोमक देन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तो पाचन तो वहीं होना है। तो इनके जितने भी सीक्रेशन होते हैं उनको ले जाने के लिए एक सिस्टम पाया जाता है। जितने भी सीक्रेशन होते हैं उनको ले जाने के लिए एक सिस्टम पाया जाता है। तो वो पर्टिकुलर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं अपन। क्या नाम है उस पर्टिकुलर सिस्टम का, उस पर भी डील करेंगे अपन। ये हो गया पार्ट नंबर 6। क्या नाम है उसको भी लिखेंगे, पहले उस सिस्टम की जानकारी ले लें। लीवर से बाइल निकलेगा, गॉल ब्लैडर से बाइल निकलेगा, पेनक्रियाज से पेनक्रिएटिक जूस निकलेगा, आखिर लास्ट में ये सारे के सारे जूस ड्यूडिनम के अंदर ओपन होंगे। तो किस तरीके से ओपन होंगे उसको जाने। इट इज द लीवर। यहां अपन बात करें इट इज द गॉल ब्लैडर। लीवर की 5 सरफेस होती हैं। सबसे नीचे वाली सरफेस पर, इंफीरियर सरफेस पर एक स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। देखें डक्टल सिस्टम किस तरीके से निकलता है। लीवर को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करें। 2 लोब होते हैं इसके, राइट लोब और लेफ्ट लोब। राइट वाला लोब बड़ा होता है, लेफ्ट वाला छोटा होता है। राइट वाले लोब में जो बाइल बनेगा वो इस डक्ट से बाहर आएगा, और लेफ्ट वाले लोब में जो बाइल बनेगा वो इस पर्टिकुलर डक्ट से बाहर आएगा। तो राइट वाले लोब से जो बाइल बाहर आया उसको ले जाने के लिए डक्ट ये हो गई। लेफ्ट वाले से जो बाहर आया उसको ले जाने के लिए डक्ट ये हो गई। इनको अपन को नाम देना है। तो देखो राइट वाले लोब से जो डक्ट बाहर निकल रही है इसको नाम दे दें अपन राइट हेपेटिक डक्ट। क्या नाम दे रहे हैं अपन? राइट हेपेटिक डक्ट। लेफ्ट वाले से जो निकल रही है उसको नाम दे दें अपन लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। राइट लोब से निकलने वाली राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट से निकलने वाली लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। आगे चलकर दोनों का फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन होने के बाद ये एक नई डक्ट का निर्माण हो गया। इस पर्टिकुलर डक्ट को क्या नाम दें अपन? तो इस डक्ट का नाम है कॉमन हेपेटिक डक्ट। बाइल डक्ट नहीं, इसका नाम है कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब ये जो कॉमन हेपेटिक डक्ट होती है, यहां से भी एक डक्ट निकलती है, गॉल ब्लैडर से भी एक डक्ट निकलती है। इस पर्टिकुलर डक्ट का नाम है सिस्टिक डक्ट। इस पर्टिकुलर डक्ट का नाम है सिस्टिक डक्ट। यह कॉमन हेपेटिक डक्ट को ज्वाइन कर लेती है। इसका नाम है सिस्टिक डक्ट। यह कॉमन हेपेटिक डक्ट को ज्वाइन कर लेती है और ज्वाइन करने के बाद निर्माण हो जाता है सीबीडी का। सीबीडी बोले तो कॉमन बाइल डक्ट।
सीबीडी बोले तो कॉमन बाइल डक्ट। फिर से सुने देखें, कई सारी चीजें हैं जो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं इस पर्टिकुलर डायग्राम के माध्यम से। इस बिलियरी सिस्टम को जाने, राइट वाले लोब में जो बाइल बनेगा उसको ले जाने के लिए राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट वाले लोब में बाइल को ले जाने के लिए लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। दोनों मिल गई, दोनों को नाम दे दिया कॉमन हेपेटिक डक्ट। इसके बाद गॉल ब्लैडर से बाइल को ले जाने के लिए आती है सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट जब कॉमन हेपेटिक डक्ट को ज्वाइन करती है तो बनता है सीबीडी। सीबीडी बोले तो कॉमन बाइल डक्ट। उसके अलावा अपन बात करें पेनक्रियाज, पेनक्रियाज, इट इज द पेनक्रियाज। और पेनक्रियाज से भी एक डक्ट निकलती है, इस पर्टिकुलर डक्ट का नाम है कॉमन पेनक्रिएटिक डक्ट। पेनक्रियाज से भी डक्ट निकलती है, इट इज द पेनक्रियाज। इसके सीक्रेशन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहां से भी डक्ट निकलती है जिसका नाम है पेनक्रिएटिक डक्ट। यह पेनक्रिएटिक डक्ट इस कॉमन बाइल डक्ट को ज्वाइन कर लेती है और कॉमन बाइल डक्ट को ज्वाइन करने के बाद ये जो डक्ट का निर्माण होता है, इस डक्ट का नाम है कॉमन हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट। इसका नाम है कॉमन हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट। देखो नाम से ही अर्थ निकल रहा है, लीवर और गॉल ब्लैडर से आने वाली और पेनक्रियाज से आने वाली डक्ट का नाम कॉमन हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट है। यानी यहां से क्या आने वाला है, बाइल आने वाला है। यहां से क्या आने वाला है, बाइल आने वाला है। यहां से क्या आने वाला है, पेनक्रिएटिक जूस आने वाला है। तो बाइल और पेनक्रिएटिक जूस मिलकर आपस में आगे चलकर कहां खुल जाते हैं, आंसर है ड्यूडीनम में खुल जाते हैं। कहां पर खुल जाते हैं, ड्यूडीनम में खुल जाते हैं। ये वाला हिस्सा ड्यूडीनम है, यहां पर इसका कॉमन हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट का अगला जो पार्ट है वो वाइड हो जाता है। इसको नाम देते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। इसको नाम देते हैं अपन एम्पुला ऑफ वेटर। एम्पुला ऑफ वेटर के नाम से जाना जाता है। क्योंकि अभी अभी आपसे डिस्कस किया था, यहां के भी सीक्रेशन का कंट्रोल तो होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है ये 24 घंटे खुला रहेगा, और 24 घंटे खुला रहेगा तो 24 आवर थोड़ी जाता रहेगा इसमें जूस। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इसके ऊपर भी एक स्फिंक्टर होती है। इस पर्टिकुलर स्फिंक्टर का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। पर्टिकुलर स्फिंक्टर का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। देखें इस तरह का एक डक्टल सिस्टम है जिससे लीवर के सीक्रेशन, गॉल ब्लैडर के सीक्रेशन और पेनक्रियाज के सीक्रेशन ड्यूडीनम में ओपन होते हैं। मेरे हिसाब से काफी सिंपल, आपको 100% हमेशा आगे तक के लिए याद रहेगा। राइट लोब से निकलने वाली डक्ट का नाम हो गया राइट हेपेटिक डक्ट। लेफ्ट लोब से निकलने वाली डक्ट का नाम हो गया लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। अब चूंकि यहीं पर अपन कई बार गलती करते हैं, इसी को मान लेते हैं कॉमन बाइल डक्ट। नहीं, ये कॉमन बाइल डक्ट नहीं है, इसका नाम है कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट कब बनेगी ये, जब ये कॉमन हेपेटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट को ज्वाइन कर लेगी। सिस्टिक डक्ट कहां से निकल रही है, गॉल ब्लैडर से। अब ये इसको बोलेंगे अपन कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट आगे चलकर पेनक्रिएटिक डक्ट को ज्वाइन कर लेगी। ये जो डक्ट यहां पर अपन ने बनाई है इसका नाम है पेनक्रिएटिक डक्ट। और पेनक्रिएटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट आपस में मिलकर क्या बनाएंगी, कॉमन हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट। कहां पर ओपन होगी ये, आंसर है ड्यूडीनम में। इसका जो अगला हिस्सा है ये वाइड हो जाएगा। इसको किस नाम से जानेंगे अपन, एम्पुला ऑफ वेटर के रूप में खुल रही है ड्यूडीनम में। और इसको भी गार्ड करने के लिए एक पर्टिकुलर स्फिंक्टर होती है जिसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या नाम है इसका, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो लीवर से बाहर बाइल को ले जाने वाला सिस्टम। देखो ये जो सिस्टम अपन पढ़ रहे हैं, क्या बोले इसको अपन, बाइल को ले जाने वाला सिस्टम। अच्छा, बाइल को ले जाने वाला सिस्टम लीवर के अंदर है या लीवर के बाहर है?
बाइल को ले जाने वाला सिस्टम लीवर के अंदर है या लीवर के बाहर है, इस पर अपन चर्चा करें। तो सबसे पहले जो मैंने सिस्टम पढ़ाया है आपको, सबसे पहले जो मैंने सिस्टम पढ़ाया है उसको क्या नाम देना चाहेंगे अपन? आंसर है सर बिलियरी सिस्टम। अभी जो डायग्राम में अपन ने सिस्टम पढ़ाया है, बाइल को ले जाने वाला सिस्टम है, वो क्या नाम देना चाहेंगे? बिलियरी सिस्टम। अच्छा, ये जो बिलियरी सिस्टम है लीवर के अंदर देखने को मिला या लीवर के बाहर? तो आंसर आ रहा है आपके द्वारा कि सर लीवर के बाहर है, यह सिस्टम लीवर के बाहर है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम। यानी जो टॉपिक अपन ने पढ़ा है उस टॉपिक का नाम है, पार्ट नंबर 6 में इंट्रोडक्शन में अपन पढ़ रहे हैं, लीवर से, गॉल ब्लेडर से, पेनक्रियास से निकलने वाले जूस कहां पर खुलते हैं? स्टोमक में, ईसोफेगस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में? आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से हिस्से में खुलते हैं? कौन से हिस्से में खुल रहे हैं? आंसर है ड्यूडिनम में खुल रहे हैं। और ये पूरा का पूरा सिस्टम में जितनी भी डक्ट हैं, क्या क्या उनके नाम हैं, शायद 100% क्लियर हो रहे हैं। राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट दोनों मिल गई तो कॉमन हेपेटिक डक्ट, आगे चलकर सिस्टिक डक्ट को ज्वाइन कर लिया कॉमन बाइल डक्ट, फिर आगे चलकर पेनक्रिएटिक डक्ट को ज्वाइन कर लिया कॉमन हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट, और एम्पुला वेटर की फॉर्म में यह ड्यूडिनम में खुल गई। इसको गार्ड करने के लिए एक स्फिंक्टर है जिसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो दैट इज द एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम। देखें यहां पर जो डायग्राम है वो ड्यूडिनम का बनाया है। ड्यूडिनम के जस्ट ऊपर होता है स्टोमक, ये मान ले स्टोमक है। मैकेनिज्म समझे किस तरीके से बाइल का सीक्रेशन होता है। लीवर के द्वारा 24 घंटे तक बाइल का निर्माण होता है, 24 आवर निर्माण चलता रहता है। यहां बाइल थोड़ा थोड़ा करके सीक्रेट होता रहता है। पहला पॉइंट जो पिछले लेक्चर में भी डील किया था, बाइल का निर्माण केवल और केवल लीवर में होगा। बाइल का निर्माण केवल और केवल लीवर के अंदर होगा। अब ये बाइल का सीक्रेशन यहां से हो रहा है, ये सीक्रेशन यहां तक हुआ, यहां तक आया, ये तो क्लोज है। अच्छा, ये कब खुलेगी? तब खुलेगी जब खाना ड्यूडिनम में आ जाएगा। कब खुलेगी? जब खाना ड्यूडिनम में आ जाएगा। अच्छा, तभी बाइल की जरूरत पड़ेगी, उससे पहले बाइल की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, सीक्रेशन लगातार चल रहा है क्योंकि स्फिंक्टर ऑफ ओडाई ने एम्पुला ऑफ वेटर को बंद करके रखा हुआ है। तो ये जो पर्टिकुलर बाइल है, यह है बाइल का कुछ हिस्सा यहां पर रिफ्लेक्स होता है, कुछ हिस्सा यहां पर रिफ्लेक्स होता है, और रिफ्लेक्स होने के बाद बाइल यहां गॉल ब्लेडर में भी कलेक्ट होने लग जाता है। गॉल ब्लेडर में कलेक्ट होने लग जाता है। बना कहां पर था? लीवर में। कुछ समय के लिए यहां पर स्टोर हो गया। अब जब इंसान खाना खाता है, मैंने खाना खाया दोपहर में 12 बजे, 2 घंटे तक मेरा फूड स्टोमक के अंदर रहा। 2 बजे वह फूड स्टोमक से बाहर निकलकर जब ड्यूडिनम में आएगा तो यहां से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम है कोलिसिस्टोकाइनिन। एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम है कोलिसिस्टोकाइनिन। यह कोलिसिस्टोकाइनिन ब्लड के द्वारा गॉल ब्लेडर का कॉन्ट्रैक्शन कराता है। सोचो, गॉल ब्लेडर का कॉन्ट्रैक्शन होगा, इस बिलियरी सिस्टम का दबाव बढ़ेगा, और बिलियरी सिस्टम का जब दबाव बढ़ेगा तो जो स्फिंक्टर बंद है वो ओपन हो जाएगी। जो ये स्फिंक्टर बंद है यह ओपन हो जाएगी, और ओपन होने के बाद गॉल ब्लेडर से भी बाइल जाने लग जाएगा, गॉल ब्लेडर से भी बाइल जाने लग जाएगा, साथ में लीवर से भी जाने लग जाएगा। तो बाइल जब काम आएगा तभी तो जाना चाहिए, ऐसा थोड़ी है 24 घंटे जाता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जब आप और मैं निगलते हैं तभी तो कार्डियक स्फिंक्टर खुलती है, अदरवाइज तो बंद रहती है। तो जैसे ही कोलिसिस्टोकाइनिन इसको स्टिमुलेट करेगा, इससे भी जाएगा बाइल और लीवर से भी जाएगा। तो इस तरीके से मैकेनिज्म होती है
शायद अब आपको समझ में आ रहा है कि लीवर का निर्माण तो केवल और केवल बाइल का निर्माण तो केवल लीवर करता है, परंतु इसको स्टोर करने का काम गॉल ब्लैडर करता है। ये जो गॉल ब्लैडर है इसकी कैपेसिटी होती है 30 से 50 ml। देखो पर डे 500 से 1000 ml बाइल का सीक्रेशन होता है, उसमें से मात्र 50 ml गॉल ब्लैडर के द्वारा सीक्रेट होता है। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों है? इससे सीक्रेट होने वाला बाइल अलग होता है क्या? नहीं, जो यहां पर आया है वही तो इसमें गया है। बस अंतर यह हो जाता है कि यहां पर इसके अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जो बाइल इसमें आया है उसमें पानी का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। वाटर का एब्जॉर्प्शन होने की वजह से अब जो इससे बाइल निकलेगा और जो बाइल इससे निकलेगा, दोनों में तुलना करें तो ये वाला बाइल ज्यादा विस्कस होगा। यह फैट का ज्यादा अच्छे तरीके से इमल्सिफिकेशन कर सकता है। यानी यहां पर अपन बात करें तो यहां पर वाटर की कंसंट्रेशन 97% होती है और यहां पर वाटर की कंसंट्रेशन 94% होती है। तो मीनिंग क्या है? बाइल तो दोनों में समान है। गॉल ब्लैडर से निकलने वाला बाइल लीवर से निकलने वाले बाइल की तुलना में ज्यादा विस्कस होता है, ज्यादा गाढ़ा होता है। परंतु मान के चलें गॉल ब्लैडर नहीं है, किसी इंसान में गॉल ब्लैडर नहीं है, क्या फैट का इमल्सिफिकेशन रुक जाएगा? सोचो आप, फैट का इमल्सिफिकेशन रुक जाएगा क्या? नहीं रुकेगा। फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं रुकेगा, लीवर तो लगातार सीक्रेट करेगा। मान के चलो डेली 800 ml करता है, गॉल ब्लैडर को निकाल दोगे तो 850 ml सीक्रेट करने लग जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जब भी किसी इंसान के गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन होता है, जिसको नाम देते हैं अपन कोलीलिथिएसिस, तो डॉक्टर एक ही उपचार बताते हैं कि स्टोन को निकालने से अच्छा है गॉल ब्लैडर को ही निकाल दें। स्टोन को निकालने से अच्छा है गॉल ब्लैडर को ही निकाल दें और ऑपरेशन करते हैं कोलिसिस्टेक्टोमी। कोलिसिस्टेक्टोमी करते हैं क्योंकि गॉल ब्लैडर बहुत बड़ा यूजेबल ऑर्गन नहीं है। अब चूंकि जब आम पब्लिक से कहा जाता है कि भैया आपके पित्त की थैली में पथरी हो गई है, पित्त की थैली निकालनी पड़ेगी, तो घबराहट में आ जाते हैं। 5-5, 10-10 साल तो ऑपरेशन ही नहीं कराते कि दर्द हो रहा है तो होते रहने दो, कि यार पित्त की थैली निकल जाएगी, बताओ कोई समस्या आ जाएगी। देखिए मेडिकली अपन पढ़ रहे हैं, पित्त की थैली या गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाएगा तो क्या कोई समस्या आने वाली है? नो। यानी ना के बराबर अपन बात करें तो थोड़ा बहुत फैट का डाइजेशन है वो हल्का फुल्का अफेक्ट होगा और इतना ज्यादा नहीं होगा। क्या गॉल ब्लैडर को निकालने के बाद ऐसा हो जाएगा कि इंसान फैट खा ही नहीं सकता? नहीं, आराम से खा सकता है। हाँ, लगातार बहुत ज्यादा मात्रा में खाएगा तो थोड़ा बहुत इंडाइजेशन हो जाएगा। इसलिए गॉल ब्लैडर अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा यूजेबल ऑर्गन नहीं है, क्योंकि मात्र कितना सा बाइल पर डे इससे सीक्रेट होता होगा? 30 से 50 ml, जबकि टोटल होता है 500 से 1000 ml। तो 500 से 1000 ml का सीक्रेशन किसके द्वारा होता है? लीवर के द्वारा होता है। तो गॉल ब्लैडर यहां पर अपन ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, द बाइल इज सीक्रेटेड फ्रॉम, आंसर है लीवर एंड गॉल ब्लैडर बोथ। द बाइल इज सिंथेसाइज फ्रॉम, आंसर है ओनली फ्रॉम लीवर। और लास्ट क्वेश्चन, बाइल इज स्टोर्ड इन, बाइल का स्टोरेज होता है, आंसर इज गॉल ब्लैडर। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से मैकेनिज्म चलती है। तो ये छठा पोर्शन आपका कंप्लीट होता है। इसमें आप समझ गए कि जो सीक्रेशन होते हैं लीवर से, गॉल ब्लैडर से और पेनक्रियास से, ये सारे के सारे सीक्रेशन। अच्छा, सीक्रेशन का क्या नाम है? बाइल और पेनक्रियाटिक जूस। कहां पर खुलते हैं ये? आंसर है ड्यूडिनम में खुलते हैं। कहां पर खुलते हैं? ये ड्यूडिनम में खुलते हैं। इन सीक्रेशन को ले जाने के लिए कोई डक्टल सिस्टम है क्या? यस है। क्या नाम है उस पर्टिकुलर डक्टल सिस्टम का? आंसर है एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम। आंसर इज एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम। इज दैट क्लियर? तो ये छठा पोर्शन होता है एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम। चूंकि यहां पर एक और डिस्कशन करना चाहूंगा मैं, गॉल ब्लैडर के सीक्रेशन, स्टोरेज, इसकी मैकेनिज्म तो आपको समझ में आई गई शायद 100%। यहां से बाइल निकलेगा, यहां रुक जाएगा,
वापस आएगा, इसमें भरेगा, पानी का एब्जॉर्प्शन होगा जिससे इसमें बाइल गाढ़ा हो जाएगा। जब खाना ड्यूडीनम में आएगा, कोलिसिस्टोकाइनिन का सीक्रेशन होगा ड्यूडीनम से, वो ब्लड वेसल के द्वारा पहुंच जाएगा, यहां इसका कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, और जब इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहां बिलियरी सिस्टम में दबाव बढ़ेगा, और दबाव बढ़ने के बाद ये रिलैक्स हो जाएगी स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, और यहां से बाइल का सीक्रेशन होने लग जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये तो मैकेनिज्म हो गई गॉल ब्लैडर से किस तरीके से बाइल का सीक्रेशन होता है, कौन कौन से पार्ट हैं जो बाइल सीक्रेट करते हैं, कहां स्टोर होता है, कहां पर सिंथेसिस होता है। इसके अलावा एक और पॉइंट देखें, क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक पेनक्रिएटाइटिस। एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, कई बार रिपीट हुआ है, क्रॉनिक पेनक्रिएटाइटिस, इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है। एक क्वेश्चन आता है एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस और क्रॉनिक पेनक्रिएटाइटिस, दोनों का आंसर अलग अलग है। इसका तो आंसर है एल्कोहलिज्म, इसका तो आंसर है एल्कोहलिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक पेनक्रिएटाइटिस, आंसर इज एल्कोहलिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस, इसका आंसर है कोलीलिथिएसिस, इसका आंसर है कोलीलिथिएसिस। कोलीलिथिएसिस का मतलब है गॉल ब्लैडर में स्टोन। इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे चूंकि ये डायग्राम यहां पर बनाया है अपन ने। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो इंसान अल्कोहल लेते हैं, लीवर से मेटाबॉलिज्म होता है अल्कोहल का, तो उनमें लीवर निश्चित तौर पर डैमेज होता है, लीवर निश्चित तौर पर डैमेज होता है। चूंकि लीवर निश्चित तौर पर डैमेज है तो उन इंसानों के बिलियरी सिस्टम का प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा रहता है। जो इंसान अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, क्रॉनिक अल्कोहल एब्यूजर हैं, उनके बिलियरी सिस्टम का दबाव नॉर्मल इंसान में जो दबाव है उससे ज्यादा रहता है। ज्यादा रहने का नुकसान यह होता है कि ये स्फिंक्टर रिलैक्स रहती है। अच्छा, ये नॉर्मली बंद होनी चाहिए, केवल जरूरत हो तभी खुलनी चाहिए। अगर ये रिलैक्स है तो देखो परिणाम क्या हो सकता है कि यहां से कुछ सब्सटेंस वापस आ सकते हैं, कुछ सब्सटेंस यहां से रीगर्जिटेट हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? एल्कोहलिज्म वाले इंसानों। नंबर 2, जिनको गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, तो गॉल ब्लैडर से स्टोन यदि आगे बढ़ेगा, आगे बढ़कर सीबीडी में भी हो सकता है, सीबीडी में रुकावट पैदा करते, या और भी आगे जाए तो पेनक्रिएटिक डक्ट में भी हो सकता है, या फिर यहां कॉमन हिपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट तक भी जा सकता है। तो अल्टीमेटली यदि कोई पथरी हुई या गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ तो वह इस डक्टल सिस्टम में रुकावट पैदा करेगा। रुकावट पैदा करने का मतलब क्या होगा? दबाव बढ़ेगा। रुकावट पैदा करने का मतलब दबाव बढ़ेगा, और दबाव बढ़ने का परिणाम फिर से वही होगा, ये रिलैक्स होगी। क्या होगी? ये रिलैक्स होगी। देखो दो चीज बता रहा हूं मैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो भी बिलियरी सिस्टम का दबाव ज्यादा होगा। जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं रेगुलर बेसिस पर, उनमें भी बिलियरी सिस्टम में दबाव ज्यादा होता है। तो यहां अपन बात करें, इन पर्टिकुलर इंसानों के अंदर कभी कभार ऐसा होता है कि यहां से कुछ एंजाइम, खासकर एंटेरोकाइनेज, देखें इस पर चर्चा अपन पेनक्रिएटाइटिस में करेंगे, उसका रिफ्लेक्स होता है एंटेरोकाइनेज का और वह पेनक्रियाज तक पहुंच जाता है। नॉर्मल तौर पर पेनक्रियाज से जो एंजाइम निकलते हैं वो ड्यूडीनम में जाते हैं और वहां पर फूड का डाइजेशन करते हैं, ड्यूडीनम में जाकर फूड का डाइजेशन करते हैं। अब चूंकि यहां पर एंजाइम आ गया एक और पेनक्रियाज में पहुंच गया, क्योंकि बिलियरी सिस्टम पर दबाव है, इसका परिणाम यह हो सकता है कि पेनक्रियाज में जितने भी एंजाइम हैं वह एक्टिवेट हो सकते हैं, जितने भी एंजाइम हैं वह एक्टिवेट हो सकते हैं। और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम यदि एक्टिवेट हो गए यहां,
तो बताओ पूरा का पूरा पेनक्रियाज की हर एक सेल प्रोटीन से मिलकर बनी। इसका मतलब है इसका डाइजेशन करना स्टार्ट कर देंगे और पेनक्रियाज का डाइजेशन जैसे ही स्टार्ट होगा पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। कंडीशन को नाम देंगे अपन पेनक्रिएटाइटिस। पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन होना कंडीशन को क्या नाम देंगे अपन पेनक्रिएटाइटिस। यानी पेनक्रियाज का ऑटो डाइजेशन हो रहा है खुद अपने एंजाइम के द्वारा। पेनक्रियाज में पाए जाने वाले एंजाइम खुद इसका ऑटो डाइजेशन कर रहे हैं, इसलिए पेनक्रिएटाइटिस हो रहा है। तो बताओ पेनक्रियाज तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा पूरा। इसका मतलब क्या माने अपन, पेनक्रिएटाइटिस इज ए वेरी डेंजरस कंडीशन, जानलेवा कंडीशन होती है पेनक्रिएटाइटिस। अब इसका मीनिंग यह है कि इस पेनक्रिएटाइटिस का जानलेवा होने के लिए कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हैं। देखो आप, एल्कोहोलिज्म और कोलिलिथियासिस। फिर से समझे इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को, क्या बता रहा हूं मैं। एल्कोहल लेने वाले इंसान या नॉर्मल मैकेनिज्म समझे, डेली आपके मेरे पेनक्रियाज से एंजाइम का सीक्रेशन होता है पेनक्रिएटिक जूस के माध्यम से। ये एंजाइम ड्यूडिनम में आते हैं, यहां पर ये फूड का पाचन करते हैं, यहां पर इनका एक्टिवेशन होता है। ड्यूडिनम में आने के बाद इनका एक्टिवेशन होता है खासकर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का, फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिन का। ट्रिप्सिनोजन फॉर्म में होता है वो यहां, और यहां पर आकर ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। उसको कन्वर्ट कराता है एंटेरोकाइनेज। कौन कराता है? एंटेरोकाइनेज। परंतु यदि किसी इंसान में एंटेरोकाइनेज यहां से रिफ्लेक्स होकर खुद पेनक्रियाज में एंटर हो जाए, अगर स्फिंक्टर खुली हुई है तो यहां से रिफ्लेक्स होकर यहां एंटर हो गया। अच्छा, इसका खुली होने का कारण क्या? दबाव बढ़ा हुआ है इसमें। दबाव बढ़ने का कारण क्या? या तो कोई पथरी है, स्टोन है, और या फिर अल्कोहल एब्यूजर है। तो पेनक्रिएट यहां से एंटेरोकाइनेज रिफ्लेक्स होगा, ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट होगा और ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ट्रिप्सिन जैसे ही बना, वो तो ब्लाइंड है, अंधा है, उसको तो प्रोटीन चाहिए खाने के लिए, चाहे वो इंटेस्टाइन में मिले चाहे यहीं मिल जाए। तो यहीं पर प्रोटीन खाने लग जाएगा, पेनक्रियाज को ही खाने लग जाएगा, जिससे पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन हो जाएगा। कंडीशन को बोलेंगे अपन पेनक्रिएटाइटिस। सोचे किसी इंसान में पेनक्रिएटाइटिस का एपिसोड आया, एपिसोड आने के बाद दो ही क्वेश्चन अपन उससे करते हैं, क्या अल्कोहल लेते हो? उसने बोला नो। दूसरा क्वेश्चन या दूसरा इन्वेस्टिगेशन, पहला अल्कोहल के लिए मना कर दिया, अब अपन को ध्यान लगाना है कि कहीं बिलियरी सिस्टम में रुकावट तो नहीं है, तो सोनोग्राफी कराते हैं। अपन देखना चाहते हैं गॉल ब्लैडर में स्टोन तो नहीं है। तो देखें, पेनक्रिएटाइटिस वाला मरीज आया, उसके गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं मिला सोनोग्राफी के बाद। मरीज को हुआ है पेनक्रिएटाइटिस। गौर से समझे इस बात को। अपन ने पूछा अल्कोहल लेते हो क्या? नहीं लेते। अपन ने सोनोग्राफी कराई, गॉल ब्लैडर में भी स्टोन नहीं आया। तो अपना माइंड क्या कहे, क्यों हुआ है पेनक्रिएटाइटिस? पेनक्रिएटाइटिस के तो यही कारण है। इसका मतलब अल्कोहल तो बिल्कुल नहीं लेता, मरीज मान के चलो सही बोल रहा है, फिर भी इसको पेनक्रिएटाइटिस कैसे हो गया? तो शायद स्टोन इसमें कहीं है, इसमें कहीं ना कहीं रुकावट है, परंतु अपन को सोनोग्राफी में पकड़ में नहीं आ रहा। अपन को सोनोग्राफी में पकड़ में नहीं आ रहा। तो यहां पर एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, यहां पर एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं अपन। इन्वेस्टिगेशन का पर्पज होता है इस पूरे के पूरे ट्रैक्ट में अपन देखना चाहते हैं किसी तरह की रुकावट तो नहीं है। देखें किस तरीके से करते हैं। एंडोस्कोपी होती है, ओरल कैविटी से एक एंडोस्कोप को डाला जाता है, ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस से स्टोमक में जाएगा। यह है एंडोस्कोप, ईसोफेगस से यहां जाएगा स्टोमक में, स्टोमक से यहां पहुंचेगा। देखिए ये जो एंडोस्कोप होगा यह है, इसके बाद इंसर्ट कराएंगे अपन एम्पुला ऑफ वेटर में। इसकी टिप पर कैमरा लगा हुआ है। यहां इंसर्ट कराने के बाद बताओ, कॉमन हिपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट को देख लो, पेनक्रिएटिक डक्ट को भी देख लो, कॉमन बाइल डक्ट को भी विजुअलाइज कर लो, और तो और सिस्टिक डक्ट को भी विजुअलाइज कर लो। कहीं पर कोई स्टोन का टुकड़ा तो नहीं है जो सोनोग्राफी में पकड़ में नहीं आ रहा है। या फिर कॉमन हिपेटिक डक्ट को भी देख लो। तो सारे के सारे डक्टल सिस्टम का एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर रहे हैं अपन। एंडोस्कोप डाला ओरल कैविटी से,
ईसोफेगस में गया, स्टोमक में गया, स्टोमक से कहां इंसर्ट करा रहे हैं अपन, एम्पुला ऑफ वेटर में। उसके बाद कहां आया, कॉमन हिपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट में। उसके बाद पेनक्रिएटिक डक्ट को भी देख सकते हैं, कॉमन बाइल डक्ट को भी देख सकते हैं, यहां भी अपन देख सकते हैं कॉमन हिपेटिक डक्ट को, सिस्टिक डक्ट को, गॉल ब्लेडर का भी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। इसकी टिप पर कैमरा लगा होता है। तो यह एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, यह एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। इस डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में देखें क्या कर रहे हैं अपन, एंडोस्कोप इंसर्ट कर रहे हैं, एंडोस्कोप इंसर्ट कर रहे हैं। इसको अपन बोलेंगे एंडोस्कोपिक। अच्छा, एंडोस्कोप जो आप इंसर्ट कर रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो या उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो? देखो, सही डायरेक्शन तो ये है, यहां से जूस यूं जा रहा है, आप वहां से वापस आ रहे हो, इसका मतलब है विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हो। तो इसके लिए विपरीत डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो यह एंडोस्कोपिक प्रोसीजर का नाम है रेट्रोग्रेड, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड। किस किस का विजुअलाइजेशन कर रहे हो, कॉमन बाइल डक्ट का, कॉल एंजियो, साथ में पेनक्रिएटिक डक्ट का भी कर रहे हो, पेनक्रिएटोग्राफी। इस पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक मीजर का नाम है ईआरसीपी। क्या नाम हो गया इसका, ईआरसीपी। ईआरसीपी बोले तो एंडोस्कोपिक, एंडोस्कोप का इस्तेमाल कर रहे हो। रेट्रोग्रेड, बैक में जा रहे हो आप, उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो, जूस तो यूं आ रहा है और आप उसके बैक फ्लो में जा रहे हो, तो रेट्रोग्रेड। गॉल ब्लेडर और कॉमन बाइल डक्ट का विजुअलाइजेशन हो रहा है, इट मींस कॉल एंजियो, और साथ में पेनक्रिएटिक डक्ट को भी आप देख रहे हैं, दैट इज द पेनक्रिएटोग्राफी। बार बार यदि पेनक्रिएटाइटिस के एपिसोड आ रहे हैं और इंसान ना तो अल्कोहल का इस्तेमाल करता है, मान के चलो साल में 4 बार एपिसोड आ गए, अब दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि यार सोनोग्राफी में कुछ आ नहीं रहा है, अल्कोहल का इस्तेमाल कर नहीं रहा है, अब क्यों आ रहे हैं इसको एपिसोड? इसका मतलब है इस डक्टल सिस्टम में कहीं रुकावट है। तो इस पूरे के पूरे डक्टल सिस्टम का विजुअलाइजेशन करने के लिए एक डायग्नोस्टिक मीजर इस्तेमाल करते हैं अपन, जिसका नाम है ईआरसीपी, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कॉल एंजियो पेनक्रिएटोग्राफी। पेनक्रिएटिक डक्ट भी देख सकते हैं, कॉमन बाइल डक्ट भी देख सकते हैं, सिस्टिक डक्ट भी देख सकते हैं, गॉल ब्लेडर को भी देख सकते हैं, पेनक्रियाज को भी देख सकते हैं, और कॉमन हेपेटिक डक्ट का भी डायरेक्ट विजुअलाइजेशन होना संभव है। इज दैट क्लियर? तो इट इज द डायग्नोस्टिक मीजर। अब जब आप ये डायग्नोसिस कर रहे हैं और बीच में आपको कहीं स्टोन का टुकड़ा देखने को मिले, तो इसको निकाल भी सकते हैं। इसी एंडोस्कोप की सहायता से इसको रिमूव भी किया जा सकता है। इसका मतलब है इसके 2 फायदे, इसका मतलब है इसके 2 फायदे हैं। पहला है, साथ में मैनेजमेंट भी हो रहा है। किसी भी तरह के डक्टल सिस्टम में रुकावट आने पर उसको पता लगाने के लिए या उसको रिमूव करने के लिए कौन सा एंडोस्कोपिक प्रोसीजर अपन इस्तेमाल करते हैं? आंसर है ईआरसीपी। तो व्हाट इज द ईआरसीपी? एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कॉल एंजियोग्राफी। इस एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम का विजुअलाइजेशन होता है इस पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक मीजर से। इज दैट क्लियर? तो ये छठा पोर्शन आपका कंप्लीट होता है। देखें क्या क्या चीजें पढ़ी हैं अभी अपन ने। डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट नंबर 4, टर्मिनोलॉजी में कुछ टर्म बची हुई थी। मेलेना, हेमेटोचेजिया, हेमेटेमेसिस, ओरल कैविटी से गैस का बाहर आना, बेल्चिंग, एनस से बाहर आना, फ्लेटस, हिचकी आना, हिकअप जो डायफ्राम में फ्रेनिक नर्व के इरिटेशन से होती है। उसके बाद टेनेस्मस, बोर्बोरिग्माई। देन पार्ट नंबर 5, कितनी स्फिंक्टर होती हैं? टोटल 7। 7 में से सबसे ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली स्केलेटन मसल से मिलकर बनी है, और बाकी पांचों की पांचों स्मूथ मसल से मिलकर बनी है। तो दीज आर द स्फिंक्टर्स। उसके अलावा एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम, देखो बाइल को ले जाने वाला सिस्टम, लीवर के बाहर बाइल को ले जाने वाले सिस्टम को एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम बोल रहे हैं अपन। कौन कौन सी डक्ट इसके अंदर शामिल है ये सारा कुछ मैंने बता दिया। कैसे लीवर और गॉल ब्लेडर से बाइल बाहर आता है, क्या मैकेनिज्म होती है, कैसे स्टोर होता है। यदि इस डक्टल सिस्टम में कभी रुकावट आ जाए
और रुकावट आने से एक बीमारी कॉमनली डेवलप हो जाती है पेनक्रिएटाइटिस। तो यहां पर 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम के बता दिए, कई बार आ चुके हैं। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस, आंसर इज क्रोनिक एल्कोहलिज्म। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस, द आंसर इज कोलिलिथियसिस। जब इसका पता तो मरीज बता देगा कि वो अल्कोहल लेता है कि नहीं, घर वाले बता देंगे। इसका पता लगाने के लिए सोनोग्राफी कराओगे आप, सोनोग्राफी में 2, 4, 5 बार सोनोग्राफी करा ली परंतु पता नहीं चल रहा, तो मजबूरी में अपन को जानलेवा बीमारी पेनक्रिएटाइटिस हो रहा है, उस जानलेवा बीमारी का प्रॉपरली डायग्नोसिस करने के लिए डक्टल सिस्टम का एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना होगा, और उस एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन का नाम है ईआरसीपी। बोले तो एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कॉल एंजियो पेनक्रिएटोग्राफी। इज दैट क्लियर? तो ये छठा पोर्शन आपका कंप्लीट होता है। टोटल 6 पोर्शन आपके हो गए, 4 पोर्शन और बचे हुए हैं। मेरे हिसाब से टोटली आपको समझ में आ गया। अब आगे मैं आपको जब डिसऑर्डर या मेडिकल सर्जिकल का पोर्शन पढ़ाऊंगा तो ईआरसीपी डायग्नोस्टिक मीजर में डायरेक्टली लिखेंगे अपन कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक मीजर अपन अपना सकते हैं। तो वहां पर ईआरसीपी, तो ईआरसीपी का मतलब क्या है ये क्लियरली आपको समझ में आ ही गया। इंट्रोडक्शन के 4 पोर्शन और बचे हुए हैं जिनको अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डील करेंगे। तो अभी टाइम है जो ओवर। आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।